Guys, आज अपन बात कर रहे थे अपने AS26 की, जिसका नाम है इंटेंजिबल असेट, जो कि सी इंटर एडवांस अकाउंटिंग के लिए एप्लीकेबल है। और इस सीरीज में मैंने सर AS26 में 2 वीडियोस पहले डाल दी है, जिसमें मैंने आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में क्या ट्रीटमेंट होता है एज पर AS26 और अमोटाइजेशन मेथड क्या होता है एज पर AS26, उसको मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। जिसने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी है वो जाके उनको वीडियोज़ को देख ले। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। अब बात करते हैं सर हम अमोटाइजेशन मेथड में सर एक क्वेश्चन की, जो एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो मैंने कल अमोटाइजेशन मेथड पढ़ाते समय आपको बताया भी था कि अगर आपने पास्ट में अमोटाइजेशन में कुछ गलती कर दी है और उस सब गलती को आपने सुधारा है, मतलब आपने क्या करा था सर, अमोटाइजेशन पास्ट में अमोटाइजेशन आपने गलत लगाया और अब आप उसको सुधार रहे हो। पास्ट में आपने अमोटाइजेशन गलत लगाया और अब आप उसको सुधार रहे हो, तो जो भी डिफरेंस होता है उसको आप पीएनएल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हो। कल मैंने एक चीज बताई थी आपको, ये ठीक है सर। अब एक बात बताओ सर, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो हमारी प्रैक्टिस मैनुअल का है, फ्रॉम आईसीआई स्टडी मेट का है। आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है ये जो प्रैक्टिस मैनुअल, जो कि आईपीसी के ओल्ड सिलेबस के लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो बेस लिमिटेड है इज शोइंग एन इंटेंजिबल असेट 85 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2011। ठीक है, 1 अप्रैल 2011 को 85 लाख की अपनी इंटेंजिबल असेट्स थी, शो हो रही थी बुक्स में। एंड दिस असेट्स वाज एक्वायर्ड फॉर 112 लाख ऑन 1 अप्रैल 2008 एंड द सेम वाज अवेलेबल फॉर द यूज फ्रॉम द डेट। एक बात बताओ सर, अमोटाइजेशन एक तरीके का डेप्रिसिएशन होता है और अपन डेप्रिसिएशन कब से लगाना स्टार्ट करते हैं? फ्रॉम द डेट व्हेन द असेट वाज पुट टू यूज। जब अपन ने असेट को क्या करा हो, पुट टू यूज। ठीक है, जब अपन ने असेट को क्या रखा हो, पुट टू यूज करने के लिए रखा हो, तब से अपन क्या करते हैं सर, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ सर, 1/4/2008 को जब 112 लाख की थी वो, और 1/4/11 को जब वो 85 लाख की शो हो रही थी, तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में हो गई। द कंपनी हैज बीन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ अमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स ओवर ए पीरियड ऑफ 12 ईयर ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। इस लाइन को पढ़ लो सर, आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो कंपनी है वो अमोटाइजेशन मेथड फॉलो करती है एसएलएम बेसिस पे, लेकिन उसकी जो लाइफ है वो उसको 12 ईयर मान के अमोटाइजेशन लगाती है ऑन द बेसिस ऑफ एसएलएम। और हमने सर अपन ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अगर अपन एसएलएम मेथड फॉलो करते हैं, अगर अपन एसएलएम मेथड फॉलो करते हैं, एसएलएम यूजिंग एसएलएम मेथड फॉलो करते हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट में, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे को स्क्रैप वैल्यू नील माननी है, लाइफ हमारे को 10 ईयर माननी है, तो हम अमोटाइजेशन निकाल सकते हैं। यही पढ़ा था ना? यस सर। तो इसने जो डेप्रिसिएशन 2008 से लेकर 2011 तक जो चार्ज करा होगा, उसने 12 ईयर के अकॉर्डिंग चार्ज करा होगा डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ एसएलएम। बट इसको करना कब, कितने से चाहिए था? 10 ईयर की लाइफ से। ठीक है, तो एक बात बताओ सर, अगर अपन रिवाइज्ड वैल्यू निकाले कि 1/4/11 को क्या एक्चुअल में वैल्यू होनी चाहिए थी एज पर AS26, तो सर 112 लाख है। माइनस करेंगे स्क्रैप मतलब 0, डिवाइड करेंगे ईयर मतलब 10, तो 11.2 क्या आएगा सर? 11.2 आएगा एक साल का। तो 8 9 10 सर 3 साल हो गए। 8 9 10 3 साल हो गए ना। 8 9 9 10 10 11 3 साल हो गए। तो सर 3 साल से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, 11.2 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर अपन करते हैं सर, तो 33.6 लाख का सर एक्चुअल में डेप्रिसिएशन लगेगा इन 3 साल का। अगर मैं इन 3 साल का एक्चुअल में डेप्रिसिएशन 33.6 लाख लगता है और इसको माइनस कर देता हूं 112 लाख में से, तो सर मेरे पास 1/4/11 की WDV आ जाती है, और वो WDV आती है सर मेरे पास 78.4 लाख। और जबकि हमारे पास कंपनी ने 85 लाख शो कर रखी है, तो सर जो डिफरेंस है अब 85 लाख और 78.4 लाख में, दैट इज सर 6.6 लाख का जो डिफरेंस है, उसे सर हम क्या मानेंगे, हम उसे सर रिवर्स कर देंगे थ्रू द पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट के थ्रू सर हम उसे क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, और जो 78.4 लाख का हमारा क्या माना जाएगा सर, अमाउंट माना जाएगा कि 78.4 लाख 1/4/11 को हमारी इतनी असेट है। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर, क्लियर हो गई है पूरी चीज? क्लियर? यस सर।
अब हम बात करते हैं सर हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो सर हमने एक बात करी थी कल आपके डेवलपमेंट और रिसर्च फेज पे, उसी के ऊपर सर ये 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया जो डेवलपमेंट फेज पे जितना भी आप क्या करना चाहते हो अमाउंट कैपिटलाइज्ड, वो आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के प्रेजेंट वैल्यू तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ है सर, एनी एक्सपेंडिचर विच वॉज अर्लियर written off as a research cannot be re-estimated as a development later on। इट मीन्स कि सर अगर आपने कोई भी खर्चा पहले रिसर्च पे कर दिया है तो अब आप उसको ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं अब मैं उस खर्चे को डेवलपमेंट का खर्चा मान रहा हूं। तो सर ये दो जो पॉइंट थे वो इतने कंसिडर करने के लिए नहीं थे, इस कारण से मैंने सर इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज जब मैं पढ़ाया था तो मैंने इन दोनों पॉइंट को इतना कंसिडर नहीं किया था। अब आता है सर अपने एक अगला टॉपिक जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो देखो इंटेंजिबल असेट्स का मतलब अपन को क्लियर है, बट अपन को ये भी पता है कि इंटेंजिबल असेट्स को कब वैल्यूएशन करते हैं, जब अपन को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, कॉस्ट अपन आराम से रिलाय कर सकते हैं तो ही कर सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं। अब इंटेंजिबल असेट्स को चलो अपन खरीद मतलब कैसे कैसे अपने पास ला सकते हैं सर, एक्वायर करके ला सकते हैं, परचेज कर ली सर, ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट से सर, एक्सचेंज भी तो कर सकते हैं और सर सेल्फ जनरेट भी कर सकते हैं। तो सर मैंने क्या आपको सेल्फ जनरेट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया क्या? यस सर, आपने सेल्फ जनरेट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जिसमें मैंने बताया था गुडविल, ब्रांड नेम, टाइटल, कॉपीराइट, अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो हम इसको क्या नहीं करते, एज पर AS 26 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन अगर अपन बात करते हैं अदर असेट्स की, अदर देन गुडविल, ब्रांड नेम, कॉपीराइट, टाइटल, अगर इनके अलावा अदर असेट्स की बात करते हैं तो सर उसमें 2 फेज बनाए थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज। इट मीन सर ये जो सेल्फ जनरेटेड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था AS 26 की, ठीक है। अब अपन बात करेंगे सर इन 3 कॉन्सेप्ट्स की और अपना ये जो चैप्टर है AS 26 वो अपना खत्म हो जाएगा। पहले बात करते हैं सर अपन एक्वायर्ड करेंगे अगर इंटेंजिबल असेट्स को तो उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी। सर देखो क्या कॉस्टिंग आएगी, इफ वी हैव परचेज एनी इंटेंजिबल असेट्स फ्रॉम द मार्केट it is considered as a acquired intangible assets and it will be recorded at, इसको रिकॉर्ड किस पे किया जाएगा सर, जो हमारी परचेज प्राइस होगी उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, डिस्काउंट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट परचेज प्राइस। नेट परचेज प्राइस में सर जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज होगी वो जोड़ेंगे, जो भी टैक्स ऑन परचेज होगा वो जोड़ेंगे। सर ये जो सीक्वेंस है यहाँ तक का, सर जो ये सीक्वेंस है यहाँ तक का वो सर आपको यूं की यूं याद करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है सर डिस्काउंट भी परसेंटेज में होता है, इंपोर्ट ड्यूटी भी परसेंटेज में होता है और टैक्स ऑन परचेज भी आपका क्या होता है सर परसेंटेज में होता है। तो सर आपका परसेंटेज बेसिस पे हो तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस फॉर्मेट को यूं की यूं यहाँ तक याद कर लेते हैं। कहाँ तक सर, यहाँ तक याद कर लेते हैं कि भाई पहले परचेज प्राइस लिखनी है, उसमें से डिस्काउंट माइनस करना है, जो आएगा उसमें इनपुट ड्यूटीज जोड़नी है, फिर जो आएगा उसके अंदर टैक्स ऑन परचेज जोड़ना है। दैट्स इट, क्लियर? यस सर। फिर हमारे को सर फिर इसके अंदर क्या होता है सर, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं इंस्टॉलमेंट पे, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वैल्यूएशन पे, जो भी हमारे प्रोफेशनल चार्जेस होते हैं वो जोड़ेंगे सर, जो भी ट्रायल रन एक्सपेंसेस होते हैं वो जोड़ेंगे सर, जो भी हमने टाइटल को ऑब्टेन करने में जितना भी खर्चा करा है सर हम वो भी जोड़ेंगे। तो सर ये टाइटल को ऑब्टेन करने में जो खर्चा करते हैं वो जुड़ता है। तो चलो एक बात बताओ सर, इसको आप अपने नोट्सों में लिख लेना सर। एक बात बताओ, अगर हमने कोई टाइटल डिफेंड करने के लिए कोई खर्चा करा है, अगर सर हमने कोई टाइटल डिफेंड करने के लिए खर्चा करा है तो क्या वो भी कैपिटलाइज होगा क्या? नो सर, नेवर नेवर नेवर। कभी भी सर आपका खर्चा जो आप टाइटल को डिफेंड करने के लिए करते हो वो आपका सर कभी भी कैपिटलाइज्ड नहीं होता। क्लियर? यस सर। और सर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम जोड़ते नहीं है, मतलब कैपिटलाइज नहीं करते उन्हें। वो कौन कौन से एक्सपेंसेस है सर? स्टाफ ट्रेनिंग का एक्सपेंसेस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, अब नॉर्मल लॉसेज हो गए, स्टार्टअप एक्सपेंसेस हो गए सर, ऑपरेशनल लॉसेज हो गए, एडवर्टीजमेंट हो गया, पब्लिसिटी हो गया सर। हम ये जो इतने सारे एक्सपेंसेस हैं उनको सर हम कभी भी नहीं जोड़ते हैं एट द टाइम ऑफ कैपिटलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट। क्लियर हो गया? हम इन सारे एक्सपेंसेस को सर राइट ऑफ करते हैं थ्रू द P&L अकाउंट। क्लियर? यस सर। अब सर हम एक क्वेश्चन करेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 76।
क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है, कंपनी एक्वायर करती है फॉर इट्स इंटरनल यूज एज ए सॉफ्टवेयर ऑन 28 जनवरी 2012 फ्रॉम यूएसए फॉर द डॉलर है 1 लाख रुपी। 1 लाख के डॉलर है, इट मीन्स सर जो भी डॉलर का अपन को रेट गिवन होगा एज पर इस क्वेश्चन, तो सर एक्स जो रेट है, एक्सचेंज रेट है वो कितना है सर, 52 रुपी पर डॉलर है। इट मीन सर 52 लाख रुपए की हमने कोई असेट खरीदी है, मतलब सॉफ्टवेयर खरीदा है। सेलर अलाउड करता है ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%, अदर एक्सपेंडिचर इनपुट ड्यूटी 20%, परचेज जो टैक्स है वो 10% है, एंट्री टैक्स 5% है, लेकिन जो रिकवरेबल है लेटर फ्रॉम द टैक्स डिपार्टमेंट, तो सर क्या ये हमारी कोस्ट में जुड़ेगा क्या? नो सर, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये हमारे को बाद में मिल जाएगा। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 25,000 है, प्रोफेशनल जो फीस है फॉर क्लियरेंस फ्रॉम द कस्टम्स वो सर 20,000 है। आपको कंप्यूट करना है द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर जो टू बी कैपिटलाइज किया जाएगा। तो सर मैंने क्या बताया था, परचेज प्राइस कितनी है सर, 52 लाख है। परचेज प्राइस है सर 52 लाख। सर इसने पूरे क्वेश्चन को डॉलर में कराया तो हम भी डॉलर में कर लेते हैं। सर 1 लाख डॉलर है, ठीक है सर। परचेज प्राइस 1 लाख डॉलर, 1 लाख डॉलर में से सर 5% माइनस कर देंगे। यस सर, 1 लाख डॉलर में से 5% माइनस कर देंगे 5,000, तो आपके पास आ जाएगा 95,000। जैसे सर 95,000 आएगा, आपको क्या करना है सर, अब इसको इस क्वेश्चन ने वापस सर अब इसको 9500 को सर अब डॉलर में बदल दिया। अब 9500 जो डॉलर आए सर, जो ये जो सर आए ना आपके पास 95,000 जो डॉलर आए, अब इस क्वेश्चन ने क्या करा सर, इसको किस में कर दिया, इसको रुपीज में बदल दिया। तो अब हम बदल देंगे रुपीज में, या तो सर आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग में रुपीज में बदल दो या बाद में रुपीज में बदल दो, डजेंट मैटर, आप जब चाहो जब बदल सकते हो सर, ठीक है। तो सर कितना आ गया, 49,40,000 आपका क्या आ गया सर, कोस्ट आ गया। रुपीज में देखा जाए 95,000 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 52 रुपीज से, ठीक है। अब क्या बोला है सर इस क्वेश्चन ने, इनपुट ड्यूटी कितनी है 20%, तो इनपुट ड्यूटी जोड़ेंगे 20%, किसका, इसका 20% निकाल के सर 9,88,000, ठीक है। फिर जो आएगा सर उसमें परचेज ऑन टैक्स जोड़ेंगे, कितना 10% है, तो सर इसका 10% निकाल के जोड़ देंगे, ठीक है सर, ठीक है। जो आएगा उसमें अपन क्या जोड़ेंगे सर, उसमें अपन जोड़ेंगे सर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 25,000, प्रोफेशनल फीस 20,000, तो सर ये 25,000 जोड़ दिया, 20,000 जोड़ दिया। अब सर टोटल जो करेंगे अपन वो करेंगे सर 65,65,800 सर आपकी क्या गई, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर जो टू बी कैपिटलाइज की जाएगी। सर एंट्री टैक्स हमने क्यों मेंशन नहीं करा, क्योंकि सर वो रिकवरेबल है, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? यस सर। अब अपन चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ इसी टाइप का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हो तो हम उसको भी कर लेते हैं सर, हैंड टू हैंड ही सर। अभी तक तो सर ऐसा कुछ आया नहीं, देखते हैं सर ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या आपके प्रैक्टिस मैनुअल में। नो सर, अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा सर आपके एज 26 में जो कि आपको अब कोई दिक्कत करे। बट सर आप नोट्स तो को जरूर पढ़ना, जरूरी नहीं है जो नोट्स में लिखा हो, जो क्वेश्चन हो आपके बुक में वही क्वेश्चन आए। अपने नोट्स में जो लिखा है अगर आपको वो समझ में आ गया फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। इतना ही था आपके प्रैक्टिस मैनुअल में, बट आपके जो नोट्स है उसमें अब कुछ कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, वो मैं खत्म करा के इस चैप्टर को अपन क्या करते हैं सर, एंड करते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा सर परचेज वाला, पहला पढ़ा था सर हमने सेल्फ जनरेटेड वाला, तीसरा पढ़ रहे सर अगर अपन ने इंटेंजिबल असेट्स को ऑब्टेन कराओ थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट। अगर हमारे को गवर्नमेंट ग्रांट मिली हो तो हम क्या करेंगे सर, देखो इफ एनी इंटेंजिबल असेट्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट ग्रांट, तो अपन क्या करेंगे, अगर वो फ्री ऑफ चार्ज मिली है अपन को, फ्री ऑफ चार्ज मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, कुछ भी नहीं करा सर, हम उसको नॉमिनल प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर सर कंसेशनल चार्ज पे मिली है, इट मीन सर थोड़ा सा पैसा देना पड़ा, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे एट द एक्चुअल प्राइस जो सर हमने क्या करा है, पेड करा है। एक्चुअल प्राइस जो सर हमने पेड करा है, फ्री में मिली हो तो नॉमिनल प्राइस पे क्या करेंगे सर, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर इंटेंजिबल असेट्स सर हमने क्या करी हो, ऑब्टेन करी हो ऑन एक्सचेंज बेसिस पे, तो अगर हमने इंटेंजिबल असेट्स को ऑब्टेन करी है थ्रू एक्सचेंज ऑफ असेट्स, देन इट इज रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स जो गिवन जो दी जा रही है, या फिर फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट्स जो ऑब्टेन की जा रही है, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, मतलब सर जो ज्यादा क्लियरली अपन को पता हो। सर जैसे क्या हुआ, मैंने इसको सॉफ्टवेयर दिया, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस दे दिया मैंने सर मेरे सामने वाली कंपनी को, और उसने मुझे क्या दे दिया सर, एक
BMW दे दी। अब सर दोनों की फेयर वैल्यू, सर BMW की फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर हमारे को गिवन थी अच्छी तरह की, यार इसकी फेयर वैल्यू ये है। तो सर हम क्या करेंगे, जो ये इंटेंजिबल असेट्स जो ले रहा है सामने वाली कंपनी, वो अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करेगी कि भैया फेयर वैल्यू ऑफ BMW इस इंटेंजिबल असेट्स दैट इज की जो सॉफ्टवेयर है उसकी कॉस्ट है। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर। अब हम बात करते हैं सर हमारे अब कुछ बचा है क्या? नो सर अब कुछ नहीं बचा आपका सर। ये जो चैप्टर था इंटेंजिबल असेट्स वाला वो अगर आपका सर खत्म हो गया है यहीं पे ही। अब सर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते, ठीक है सर। गाइज अपने एक आईसीआई की बुक को अभी मैं देख रहा था तो उसके अंदर मेरे को कुछ एग्जांपल्स दिखे, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, वो सर मैं उसको थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ एग्जांपल नंबर 1 का। सर क्या हुआ, एबीसी लिमिटेड ने एक डेवलप करा नो हाउ बाय इंक्रीजिंग करके एक्सपेंडिचर ऑफ 20 लाख, ठीक है, जो यूज किया जा रहा था कंपनी के द्वारा कब से? 1/4/2001 से। यूजफुल लाइफ ऑफ सच 10 years थी फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इट्स यूज। कंपनी हैज नॉट अमोटाइज द असेट टिल 31 March 2008। इट मीन सर उसने 1 अप्रैल 2001 को उसने कोई असेट खरीदी, मतलब डेवलप करी, और उसको उसने 31/3/8 तक उसने उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। इट मीन सर 1 2 3 4 5 6 7 साल हो गए सर उसको। कितने साल हो गए सर? 7 साल तक उसने सर आज तक डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। 7वें साल तक उसने आज तक सर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। इट मीन्स, ठीक है। और कंपनी क्या पूछ रही है सर, क्वेश्चन क्या पूछा है? पास द जर्नल एंट्री टू गिव द इफेक्ट टू द वैल्यू ऑफ नो हाउ एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2008। इट मीन सर 31 March 2008 में क्या इफेक्ट होगा जनरल एंट्रीज के थ्रू, बताइए। एक बात बताओ सर, 20 लाख की आपकी असेट थी, 10 साल आपने उसको वैल्यू मान रखी थी, 10 साल वैल्यू, ठीक है। अपनी असेट कितनी की थी? 20 लाख की थी। 20 लाख में मैंने बोला सर अपनी जो लाइफ थी वो 10 ईयर थी, तो इट मीन्स कि सर अपन हर साल अपन को 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? यस सर। मतलब जो 7-8 का जो पीरियड है, 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 March 2008 में भी अपन को 2 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था। यस सर, करना चाहिए था। तो अपन 31 March 2008 में ही खड़े हैं अभी, तो अपन तब क्या एंट्री करेंगे सर? तब हम एंट्री करेंगे अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट अकाउंट, मतलब टू नो हाउ अकाउंट। यस सर, क्लियर। फिर लेकिन अब जो 6 साल उसने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा, तो 6 साल का डेप्रिसिएशन के चार्ज करने की भी तो एंट्री करेंगे ना? यस सर, करेंगे। मतलब उसने 6 साल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा, इट मीन सर उसने ओमिशन हो गई। ओमिशन हो जाती है तो हम क्या करते हैं सर? एंट्री करते हैं वापस। अब एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे सर? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू नो हाउ अकाउंट, क्योंकि हम पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ कर देंगे उस 12 लाख रुपए को। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर, 2 लाख इंटू 6 करके 12 लाख। क्लियर? तो सर आप देख सकते हो यही एंट्री हो रखी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो गया है। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? कंपनी जिसका टर्नओवर है 250 करोड़ का एंड एनुअल एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो 2 करोड़ है, टेकन अप द मार्केटिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। It was estimated that the company would have a turnover of 25 crore from the new product and the company had debited to its P&L account the total expenditure of 2 crore incurred on extensive special initial advertisement campaign for the new product। क्या कंपनी ने सही करा क्या? यस सर, कंपनी ने सही करा, क्योंकि जो भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल लॉसेज, स्टाफ एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, स्टार्टअप एक्सपेंसेस, जितने भी होते हैं सर हम उन्हें कैपिटलाइज नहीं करते हैं इंटेंजिबल एसेट में, जबकि हम उनको क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं थ्रू द पीएनएल अकाउंट। क्लियर? यस सर, द पीएनएल अकाउंट ऑफ द ईयर इज करेक्ट। तो क्या सर आपको क्लियर हो गया? आईसीआई की बुक के जो फर्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल था वही कराना था बाकी सर, और आप हमारे प्रैक्टिस मैनुअल जो आईसीआई का है वो आप कर सकते हो। मोर देन इनफ है सर आपके एएससीज के लिए। तो सर आज की वीडियो को हम यहीं करते हैं समाप्त, और अब मिलते हैं सर हमारे आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में। जब वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।